हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 11th का आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले 1-2 दिन में ही यानी कि 24 फरवरी को मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का और 25 तारीख को इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का आपका ज्योग्राफी का जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम, वार्षिक पेपर, ये होने वाला है ना। तो आप सभी के 24 और 25 तारीख के पेपर के लिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बच्चों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को, जिसके हर एक क्वेश्चन को आपको मैं बहुत अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में समझाने वाला हूं। ठीक है बच्चों, इससे पहले ऑलरेडी हमने आपको 2 सैंपल पेपर करवा दिए हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा वाला पेपर रहने वाला है और डेफिनेटली बच्चों ये पेपर आप सभी बच्चों की बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपकी प्रिपरेशन में, आपकी प्रैक्टिस में, आपके सिलेबस के रिवीजन में। क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन सैंपल पेपर में डिस्कस करते हैं ना बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, रिपीटेड होते हैं, जहां से पिछले साल भी और इस साल भी क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस होते हैं, है ना। ऑलरेडी भी यहां से क्वेश्चन आ चुके होते हैं। एक बार पैटर्न देख लो, पेपर में आपके ना टोटल मिला के ना 5 खंड होने वाले, क ख ग घ और 30 प्रश्न। खंड का के अंदर आपके जो है ना एक एक नंबर के टोटल 17 एमसीक्यू रहने वाले हैं। खंड खा के अंदर आपके 3-3 नंबर के ना 2 क्वेश्चन होंगे। एक होगा पैसेज बेस्ड आपका चित्र वाला और एक नॉर्मल पैसेज रहेगा, ठीक है ना। खंड गा के अंदर आपके 3-3 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, 2 इंडिया बुक से, 2 वर्ल्ड बुक से। और खंड घा में आपके 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं। बाकी 5वें खंड में एक होता है वर्ल्ड मैप 5 नंबर का, एक होता है आपका इंडिया मैप 5 नंबर का। तो बच्चों मैप के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आपने अगर नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन में आपको ना एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें सारे सैंपल पेपर, जो भी आपके मैप हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो उन सब की वीडियोस मिल जाएंगी। तो इवन एक सिंगल वीडियो भी मिस हो गई हो आपकी, ना देख पाए हो, तो एक बार चेक कर लेना, यहाँ पे आपको दिख जाएगी। इसी तरीके से इंग्लिश में सेक्शन ABCDE आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम अपने 3 सेक्शन पूरे करने वाले हैं बच्चों। हम अपना का, खा और गा, ठीक है ना, MCQ स्रोत आधारित और 3 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। बाकी जो हमारे बच जाएंगे बच्चों क्वेश्चंस, उन सभी को आपको मैं बता दूंगा इसी पेपर के पार्ट 2 की वीडियो में, ठीक है ना बच्चों। तो इससे आसानी से आप सारी चीजें समझ जाओगे, है ना। तो चलो रेडी हो बच्चों आज के इस पार्ट 1 की वीडियो को समझने के लिए। रेडी हो बच्चों पार्ट 1 को स्टार्ट करने के लिए? तो चलो शुरू करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, इस पेपर का हमारा जो सबसे पहला सेक्शन है, सेक्शन नंबर A, ये शुरुआत हो जाता है। और ये है हमारा 17 मार्क्स का, क्योंकि इसमें 17 MCQs है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे क्या कीजिए कि इन MCQ क्वेश्चन का जो आंसर है, मेरे द्वारा आंसर देने से पहले अपने मन ही मन जरूर सोचना कि सर जी ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से इसका ये हो सकता है, इसका ये आंसर हो सकता है। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपने क्या करना है, जब ये वीडियो एंड होगी तो आप सभी बच्चों ने मुझे अपना स्कोर भी बताना है कि सर जी मैंने 17 में से 10 के सही आंसर दिए, मैंने 17 में से 17 के सही आंसर दिए, मैंने 17 में से 16 के आंसर दिए। तो इससे अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बच्चे भी इंटरेक्ट कर रहे हैं साथ ही साथ। ओके बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन के संबंध में जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज होगी वो भी आपको मैं देता चलूंगा, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाए, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में IUCN इसके द्वारा प्रकाशित सूची को क्या कहते हैं। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए IUCN क्या है। तो IUCN की फुल फॉर्म होती है दी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगर हिंदी में कहें, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संघ, ठीक है। अब इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1948 में। तो ये IUCN जो है, इसने ऐसी प्रजातियां जो बहुत ही संकट में हैं उनके बारे में एक सूची प्रकाशित की है। तो उस सूची को क्या बोलते हैं, ग्रीन लिस्ट, काली, रेड या फिर ब्लू। तो आप सभी को पता है वो कौन सी होती है, संकटापन्न प्रजातियों वाली रेड लिस्ट होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहां से देखें, ऑप्शन C आपका करेक्ट है। उसके बाद देखो क्वेश्चन सेकंड है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैप निकाल लेता हूं एक बार। जैसे देखिए ये आपका मैप है, जिसे मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। अब एक ऐसी अक्षांश रेखा है जो कि भारत को ना इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से डिवाइड करती है। तो ये कौन सी रेखा है बच्चों, अगर आपने पढ़ा होगा भारत की रेखा का क्या नाम है उसका, जो भारत को 2 पार्ट में डिवाइड करती है।
सोचिए क्या कौन सी है वो है बच्चों कर्क रेखा। ठीक है, अब कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। ठीक है, तो एक मैप आपको जब मैं करवाऊंगा ना तो ये सारे राज्य बता दूंगा, जैसे गुजरात हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और भी हैं, तो इन सभी से होकर गुजरती है। ओके, इसी प्रकार से इंग्लिश में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया बच्चों कि जो ज्वार भाटा होते हैं इसके उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है, आखिर जो टाइड्स होते हैं ये क्यों इमर्ज होते हैं? ठीक है, तो क्यों इमर्ज होते हैं बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। अब ज्वार भाटा के बारे में एक 6 नंबर का बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, उसे भी आपको इसी पेपर में समझाऊंगा पार्ट 2 में। ओके, अब देखो बच्चों, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4, इससे आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन और कई सारे एमसीक्यू एक साथ कंप्लीट होंगे। क्वेश्चन क्या है? गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो अगर आपसे पेपर में 1 नंबर का एमसीक्यू ये पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, तो क्या बताओगे बच्चों? गंगा नदी। एक क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा, गंगा नदी कहां से निकलती है? सबसे पहले किस राज्य से निकलती है? तो उत्तराखंड राज्य से निकलती है। किस जिले से? उत्तरकाशी जिले से। कहां से? गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, कितनी ऊंचाई से? लगभग 3900 मीटर की ऊंचाई से। गंगा नदी का ये जो अपवाह तंत्र है भारत का सबसे बड़ा, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको गंगा नदी के बारे में ये सारी बातें आई होप समझ में आ गई होंगी। तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन डी वाला सही है सर जी, है ना? चलिए, इसी प्रकार से आपका यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक बार फिर से आपके एक नहीं दो नहीं कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे एक ही बार में समझाऊंगा। ठीक है, करना क्या है, हमें इन कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ के विचार करना है। ओके, तो सबसे पहला दिया गया बच्चों कि जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है इसके सिद्धांतकार कौन है? तो प्लेट जो टेक्टोनिक सिद्धांत है इसके 3 सिद्धांतकार हैं, एक है मैकेंजी, दूसरे हैं पार्कर और तीसरे हैं मॉर्गन। तो पहली बात हमारी बिल्कुल सही है। दूसरा, अब बताया गया है कि महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था बच्चों? अल्फ्रेड वैगनर ने। अब कब दिया था? तो 1912 में। दोनों बातें पता चल गई महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के बारे में, तो ये भी सही है। तीसरा, सागरीय अधस्थल के विकास की परिकल्पना किसने की थी? तो ये की थी बच्चों हैरी हेस ने। अब कब की थी? 1961 में। तो ये हमारा जो तीसरा वाला पॉइंट है ये भी सही है। एक आखिरी आ जाता है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर के नाम से किसे जानते हैं? प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को। तो ये बात भी हमारी सही हो गई। आपने देखा विद इन 1 मिनट आपको कितनी सारी नॉलेज मिल गई। कौन कौन सी? दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूं, एक बार ध्यान से पढ़ लेना। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के सिद्धांत कारक है 3 व्यक्ति, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन। दूसरा, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया है अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में। सागरीय अधस्थल के विकास की परिकल्पना की है 1961 में हैरी हेस ने। और रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को। ठीक है, तो ये 4 से 5 जो भी बातें बताई आपको याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। वेल, ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी वाला, 1 2 3 4 ये सही है। ठीक है बच्चों, चलिए इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में आपकी ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, स्टेटमेंट्स हैं, ये राइट है और ऑप्शन आपका सी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। ओके बच्चों, आई होप समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। चलो, अब है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से भारत का प्राचीनतम स्थल खंड कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम स्थल खंड कौन सा है बच्चों? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, कौन सा? पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये सबसे ओल्डेस्ट लैंडलॉक है इंडिया के। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको कंफ्यूजन होगी। कैसे कंफ्यूजन होगी, ध्यान से देखना। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो जिस बच्चे को आंसर नहीं पता होगा वो क्या सोचेगा कि या तो K2 होगा या तो नंदा देवी होगी, है ना? यही सोचेगा ना कि K2 में ज्यादा मीटर लिखे हुए हैं तो ये ज्यादा ऊंची होगी, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा ही इसीलिए जानबूझ के ये मीटर ज्यादा, ताकि आपको कंफ्यूजन हो। अब आंसर क्या है इसका? आंसर है अन्नामुडाई। ठीक है, अनाईमुडी। क्या है? अनाईमुडी, जो कि है 2695 मीटर, ये सबसे ऊंची है। ठीक है, K2 तो भारत में और पाकिस्तान 2 जगह है। यहाँ पे ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके लिए ये होमवर्क है। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाता है। अब सारे बच्चे
इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप सभी बच्चों को इसका आंसर आता होगा कि जब जलवाष्प जल के रूप में बदलता है तो डैश कहलाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, आपके सामने ऑप्शन बी और सी ये नहीं होगा, बाकी आप ए और डी इनमें से बताओ जलवाष्प का जल के रूप में बदलना क्या कहलाता है। जिस भी बच्चे का पहले आंसर आएगा उस बच्चे के कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, ठीक है, ताकि और बच्चों को पता चल जाए। आंसर मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता होगा इसका, ठीक है। चलिए एक होमवर्क हो गया आपके लिए, तो इसमें से देखिएगा कौन सा होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो ई प्रकार की जलवायु है ये कहाँ पे पाई जाती है। तो भाई कोपेन के वर्गीकरण है ना जो जलवायु वाला, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। एमसीक्यू साथ में 6 नंबर में, सॉरी 6 नहीं 5 नंबर में या 3 नंबर में जरूर आता है इससे क्वेश्चन, ठीक है, और मैप में भी आता है। तो ये ई प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है बच्चों, ये पाई जाती है जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अब यहाँ पे है बच्चों एक मिलान। मिलान में हमें क्या करना है, हमें सही जोड़े बनाने हैं। अब सही जोड़े कैसे बनाएंगे, मैंने आपको हमेशा कहा है जो आपको आता है ना पहले उसे देख लो। जैसे कि आपको पता होगा कि मृदा विज्ञान का संबंध किससे है, मृदा विज्ञान का संबंध है बच्चों मिट्टी से, है ना। तो पहले का हमारा बी हो गया, आप पहले का बी देखें, मतलब चौथे का बी यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो अब हमें एक और शॉर्ट करना है। अब देखते हैं यहाँ पे एक और जो मेरे हिसाब से आपको आसान लगेगा वो लगेगा दूसरा। क्यों, क्योंकि आर्थिक भूगोल है तो कृषि कार्य से संबंधित ही होगा, यानी कि दूसरे का ए। लो सर जी, दूसरे का ए इसमें भी है, दूसरे का ए इसमें भी है। चलिए एक और देख लेते हैं, अब देखना ही पड़ेगा। अब देखिए जनसंख्या भूगोल ये किससे संबंधित है, जनसंख्या भूगोल का संबंध है बच्चों जनांकिकीय से, ठीक है। तो पहले का आपका सी, अब जाके हमें अपना आंसर मिला है। अब रही बात क्षेत्रीय भूगोल की, तो इसके जनक है बच्चों कॉल लेटर। तो आपसे पूछा जाए क्षेत्रीय भूगोल के जनक कौन है, तो कॉल लेटर है, ओके। इसी प्रकार से आप इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, आप मिलान करेंगे तो आप पाएंगे आपका ऑप्शन ए वाला जो है ये एकदम करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत में वन्य प्राणी अधिनियम कब पास हुआ जिसके अनुसार कुछ सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान की गई। पहला क्वेश्चन वर्ल्ड लेवल पे था, ये इंडिया लेवल पे है, ठीक है, इंडिया वाली बुक से। भारत में वन्य प्राणी अधिनियम कब पास हुआ था, अब ये पास इसलिए हुआ था ताकि एक सूची दी गई थी जिसमें संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा दी जानी थी। अब ये कब पास हुआ था बच्चों, ये हुआ था 1972 में, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि पूरी तरीके से लागू कब हुआ, तो 1973 में पास हुआ, 72 में लागू हुआ, 73 में। जैसे आपका वो था ना 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुए थे, 93 में लागू हुए थे, वैसे ये भी है पूरी तरीके से, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन 12 की। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदाओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। तो प्राकृतिक आपदाओं, अब ये क्वेश्चन आपको भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। क्यों भाई, क्योंकि वायुमंडलीय ऐसी कोई आपदा होती है, भौमिक ऐसी कोई आपदा होती है, जलीय कोई आपदा है, भूकंप आपदा है क्या। हाँ भूकंप तो आपदा लगती है, लेकिन वायुमंडल की कैसी आपदा होगी, भौमिक कैसी होगी। देखो जब हम वायुमंडल की बात करते हैं तो इसमें वर्षा आंधी ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है। जब हम भौमिक की बात करते हैं तो इसके अंदर भूकंप भी शामिल है, इसके अंदर क्या बोलते हैं जो भी कंपन वगैरह है, प्लेटों का संचरण वगैरह है, वो सभी शामिल है। जलीय की बात करते हैं तो इसमें चक्रवात वगैरह हो गए, सुनामी, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। लेकिन कई बार जो भूकंप हैं, ठीक है, वो मानव निर्मित कारणों की वजह से भी आते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई बांध है, कई हजार करोड़ों लीटर का बांध है, अगर वो टूटता है तो आसपास के एरिया में एक भूकंप के झटके महसूस होते हैं। कई बार ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उससे भी भूकंप के झटके महसूस होते हैं। तो इसको हम पूरी तरीके से नहीं ले सकते हैं प्राकृतिक आपदा में, ठीक है ना। इसी प्रकार से तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे कहा गया बच्चों कि वायुमंडल में हमारी जो 5 परतें हैं, 4 से 5 जो भी परतें हैं, ठीक है, वैसे आई थिंक 4 या 5 हैं। तो वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जिसमें धूलकण और जलवाष्प मौजूद होते हैं। एक हिंट और देता हूं, ये परत हमारे जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई स्थल से लेके नॉर्मली वैसे 13 तक होती है और ज्यादा से ज्यादा 18 मीटर तक जाती है। तो ये कौन सी है बच्चों, बताओ। ये है बच्चों क्षोभ मंडल, सबसे पहली ही, और यही जो है वो जैविक क्रिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
है ना, हमारे जीवन की क्रियाओं के लिए। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ट्रोस्फियर। आगे क्वेश्चन नंबर 14। अब ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, क्यों भाई? क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा के निर्माण से संबंधित नहीं है? तो जो मिट्टी का निर्माण है वो किससे संबंधित नहीं है? सबसे पहला है कि अपशतकन, ये तो हमने सुना ही नहीं है। दूसरा क्या है? मूल पदार्थ होता है इसका शैल, यानी कि सेल से तो मृदा बनती है भाई, बिल्कुल ठीक है। सेल जब छोटे छोटे कणों में टूटते हैं तभी तो बनती है। जलवायु ही डिपेंड करती है, और एक मिट्टी की छोटी सी परत को बनने में भी कई लाखों वर्षों का समय लग जाता है। ठीक है, तो बी सी तो है बट ए नहीं है, तो अपशतकन हो जाएगा यहां पे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वानिकी का प्रकार नहीं है? तो भाई सामाजिक वानिकी का इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? सोचो, सामाजिक वानिकी कई तरीके की होती है। एक होती है फार्म वानिकी, ठीक है, एक होती है शहरी, एक होती है ग्रामीण। लेकिन हरित वानिकी, क्रांति तो सर जी सुना है, लेकिन हरित वानिकी तो सुना ही नहीं हमने। ठीक है, तो बी वाला आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से ये है। क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से देखना बच्चों। निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में सबसे अधिक घनत्व होता है? ठीक है, तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर वाले पार्ट पे चलते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे घनत्व जो है वो और बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सबसे अंतरिम अंतर में क्या होता है? अंदर में होता है क्रोड। अब क्रोड भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक बाहरी क्रोड है, एक आंतरिक क्रोड है। तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? सबसे ज्यादा घनत्व होता है आंतरिक क्रोड का। ठीक है, आंतरिक क्रोड का, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से इनर कोर आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आगे देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है? उपक्षेत्र की बात की गई है, तो कृषि बिल्कुल होता है, क्योंकि कृषि हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हाथ बटाती है। ठीक है, उद्योग, अरे सर जी उद्योग कैसे नहीं होगा, रोजगार मिलेगा। परिवहन, हाँ इससे भी है। लेकिन जनसंख्या, ये बेसिकली किसका पॉइंट है? ये जनांकिकीय जो भूगोल है अभी हमने जो देखा था उसका है। तो आर्थिक भूगोल के संबंध में ये रंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। ओके, फाइनली यहाँ पे इस पेपर के सेक्शन ए के हमने डिस्कस के लिए हैं अभी तक टोटल 17 एमसीक्यूज। ठीक है, तो अब सारे बच्चे ईमानदारी से चैट सेक्शन में बताओ कि 17 आउट ऑफ आपने कितने सही के आंसर दिए थे। और जो क्वेश्चन पूछा था जल का जलवाष्प के रूप में बदलना क्या कहलाता है, बहुत आसान है, फटाफट से बताना बच्चों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेक्शन नंबर बी की। अब सेक्शन बी जो है इसमें पहला क्वेश्चन जो रहेगा आपका 18 वाला, ये गद्यांश पर आधारित रहेगा। ठीक है, और इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो रहेगा आपका चित्र वाला, और चित्र के आधार पर हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आ जाइए एक एक करके देखते हैं कैसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखो बच्चों, 18वां जो है इसमें गद्यांश एक केस स्टडी है। यह पर्वत क्षेत्र भूटान, हिमालय और कारोबार डैश किया जा सकता है, इनकी शुरुआत से लेकर अंत तक की ये बात है। ठीक है, ये रहा आपका पूरा का पूरा। अगर आप इसे पढ़ोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। मैं सीधा आपको क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है बच्चों कि ऊपर दिए गए अनुच्छेद में किस हिमालय पर्वत के उपखंड का वर्णन है? तो आपको ये जो ऊपर दिया गया है इसमें किस हिमालय के उपखंड का वर्णन है? तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चों? अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अरुणाचल हिमालय की मुख्य विशेषताओं की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे बच्चों? अरुणाचल हिमालय की, ये हिमालय के इस उपखंड से संबंधित एक दर्रा भी है। अगर आपसे पेपर में एमसीक्यू पूछा जाए कि बताओ हिमालय के, अरुणाचल हिमालय के उपखंड से संबंधित दर्रे का क्या नाम है, तो बताना बच्चों डीफू दर्श। ओके, हिमालय पर्वत का यह उपखंड निम्न में से किसमें धनी है? ठीक है, तो ये जो हिमालय खंड है उत्तराखंड का, ये किसमें धनी है भाई? यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत सारी जनजातियां हैं। ठीक है, स्थानांतरित कृषि की जाती है, वन्य कृषि कहा जाता है इसे। यहाँ पे जैव विविधता, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा धनी है ना। मिल गया आंसर हमको, तो ये रहा आपका। उसके बाद मिश्मी व निशी, ये जनजातियां जीवन यापन के लिए क्या करती हैं? तो देख लेते एक बार कहाँ लिखा हुआ है मिश्मी और ये जनजातियां। तो देखेंगे जब आप इसे पढ़ोगे तो आप पाओगे यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, मैं भी देखता हूँ। अभी जनजाति हमने पढ़ी थी, ये देखो मेनापा और मिश्मी, इसमें ज्यादातर जनजातियां झूम खेती करती हैं। क्या करती हैं? झूमिंग कृषि करती हैं। तो ये आपका ऑप्शन जो यहाँ पे है इस प्रकार से आपको लिख देना है, झूम खेती यानी कि स्थानांतरित कृषि। ओके, इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में आपका ये पूरा पैसेज है, आप चाहो तो इसे पढ़ लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, रही बात इस पैसेज के क्वेश्चंस की, तो ये आपके सारे क्वेश्चंस और आंसर है। ओके,
अब अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा चित्र का। अब ये चित्र है आपके चैप्टर 7 से, और वैसे नए सिलेबस में चैप्टर 6 है आपका। ओके, ये नदी विसर्प के बारे में है। अब ये विसर्प कैसे है क्या नहीं, तो देखो सबसे पहला है लूप जैसे चैनल प्रारूप कहाँ विकसित होते हैं, जिन्हें सर्प कहा जाता है। तो ये लूप जैसे जो चैनल प्रारूप हैं ये कहाँ पर विकसित होते हैं, जिन्हें हम विसर्प कहते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, डेल्टा और मैदानी इलाकों में। ठीक है, जो डेल्टा एवं बाढ़ मैदान होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरा, गोखु झील डैश का निर्माण से प्राप्त होती है। तो गोखु झील का निर्माण किससे होता है, प्रबल विसर्प से। ओके, अब एक क्वेश्चन है कि नदी विसर्प के निर्मित होने के 2 कारण बताइए। यानी कि ये जो आप चित्र देख रहे हो इसमें जो नदी विसर्प आपने देखा, आखिर ये बनता क्यों है, क्या रीजन है इसके बनने के। तो सबसे पहले रीजन है बच्चों कि मंद ढाल पर बहते जल में तटों पर क्षैतिज या पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति होना। दूसरा, प्रवाहित जल का कोरियोलिस प्रभाव से विक्षेपण हो जाना। इन 2 रीजन से होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये चित्र वाला था। अब इसी को आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ से देख लीजिए आसानी से। एक सेकेंड, अच्छा इंग्लिश मीडियम में ये चित्र ऐड करना भूल गया, चलिए कोई बात नहीं। वैसे चित्र दिया गया, आप इसके क्वेश्चन को देख ही सकते हैं आसानी से। ओके, चलिए अब बात करें सेक्शन नंबर सी की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अब हम यहां से बात करते हैं बच्चों इस पेपर के अपने अगले इंपॉर्टेंट सेक्शन की, सेक्शन नंबर सी। अब इसमें बेसिकली 20 से लेके 23, ठीक है ना, 3 नंबर की हमारे 4 क्वेश्चन है, अथवा मिलाएंगे तो 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है, जैव विविधता को किन 3 स्तरों पर समझा जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो IUCN के द्वारा 3 प्रकार की जैव विविधता को समझाया गया है। अब वो कौन कौन सी है ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो रहेगा वो है आनुवांशिक, दूसरा प्रजातीय, तीसरा परितंत्रीय। अभी आनुवांशिक कैसे होता है, जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। देखो आनुवांशिक जैव विविधता में किसी प्रजाति के जीवों का वर्णन किया जाता है। जीवन निर्माण के लिए जीन एक मूलभूत इकाई है, और किसी भी प्रजाति में जीव की विविधता ही आनुवांशिक जैव विविधता होती है। सिंपल सी बात है, आनुवांशिक यानी कि उस व्यक्ति कह रहा हूं, उस जीव की वंश के आधार पे। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी विविधता हो उसके लिए जीन सबसे ज्यादा जरूरी है उसके निर्माण के लिए, तो उसका अध्ययन होता है इसमें। दूसरी विविधता होती है बच्चों प्रजातीय। अब ये कैसी होती है, स्पीसीज। तो प्रजातीय विविधता किसी एक निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों के अनेक रूप को बताती है और प्रजातियों की संख्या से संबंधित है। जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉटस्पॉट कहते हैं। अब ध्यान से सुनो, मान लेते ये एक एरिया है, ठीक है, इस एरिया में एक प्रकार के ये जीव हैं, ठीक है, एक प्रकार के ये जीव हैं, एक प्रकार के ये जीव हैं, और एक प्रकार के ये जीव हैं, और एक प्रकार के कुछ ये जीव हैं। तो कई प्रकार के जीव हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, यहाँ पे ये कहलाएंगे प्रजातीय विविधता। ठीक है, और जहां पर ये विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है उन्हें विविधता के हॉटस्पॉट बोलते हैं। ठीक है, आपका एक 5 नंबर में मैप आएगा बच्चों कि विविधता के जो हॉटस्पॉट केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो आपको बताने कई सारे हैं। मैप में जब आपकी वीडियो लेके आऊंगा ना तब आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब तीसरा है परितंत्रीय विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये क्या होती है, तो परितंत्रीय विविधता परितंत्रों की संख्या तथा उनके वितरण से संबंधित है। अब परितंत्रीय प्रक्रियाएं जैसे कि आवास, स्थान की भिन्नता, ये दर्शाती है। सिंपल सी बात है, डाइवर्सिटी के अंदर जब भी आवास और स्थान अलग अलग होते हैं तो ऐसे को हम परितंत्रीय विविधता बोलते हैं। सिंपल सा है। ठीक है, तो आनुवांशिक हो गई आपकी, प्रजातीय हो गई और परितंत्रीय हो गई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, महासागरीय धाराएं किन्हें कहते हैं, इनकी उत्पत्ति के कारण लिखिए। तो महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, आ जाइए देख लेते हैं। देखो आपने बहुत सारे महासागर देखे हैं, आपने मूवीज में भी गोवा बीच वगैरह बहुत सारे बीच देखे हैं। ठीक है, तो महासागरीय धाराएं क्या होती है कि महासागरों के एक भाग से दूसरे भाग की ओर विशेष दिशा में जल के निरंतर प्रभाव को महासागरीय धारा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक महासागर है। ठीक है, ये महासागर मैंने बना दिया, ड्राइंग पे मत जाना, कंटेंट पे जाना। ठीक है, ये महासागर है। अब इसमें क्या है कि हवा ऐसी चल रही है कि जो जल का दिशा है, जल की दिशा वो चल रही है नॉर्थ से साउथ। ठीक है, तो ये जो धारा है जो बह रही है एक विशेष दिशा में, इसी को महासागरीय जलधारा बोलते हैं। ठीक है, अब ये धारा उत्पन्न होती है तो इसके कई कारण भी होते हैं। कैसे कैसे, सबसे पहला पृथ्वी के परिभ्रमण संबंधी कारण
और अंतः सागरे, अरे सर जी ये छोड़ दो देखो सिर्फ इतना याद रखो, कुछ कारण ऐसे होते हैं जैसे कि तापक्रम की विभिन्नता, यानी कि जब सूर्य का ताप अगर कम या ज़्यादा है तो उससे भी आता है। और एक चीज़ ये भी डिपेंड करती है कि समुद्र का जो जल है वो खारा कितना है, उसके लेवल के हिसाब से भी होता है, और समुद्र में जल का घनत्व कितना है ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब कुछ बाहरी कारक भी होते हैं, ये तो हो गए समुद्र के अंदर के। अब बाहर के तो वायु दाब और हवा की दिशा, जैसे पछुआ पवनें वगैरह आपने सुनी है, मौसमी पवनें सुनी है। ठीक है, तो वायु दाब और हवा की दिशा भी डिपेंड करती है, वाष्पीकरण और वर्षा भी डिपेंड करती है। उसके बाद धाराओं की दिशा व रूप में परिवर्तन लाने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। मान लीजिए ये हवा जो बह रही है, अगर ये इसमें परिवर्तन आता है, नॉर्थ से साउथ है, मान लीजिए साउथ से अब ईस्ट की तरफ हो जाती है, और ईस्ट से मान लेते हैं फिर से ये वेस्ट की तरफ हो जाती है, तो ऐसे क्या रीजन है इसके। तो सबसे पहला रीजन होता है बच्चों तट की दिशा, जहां तक कि जलधारा पहुंची, मान लेते हैं आगे इस प्रकार का तट है तो वो क्या होगी, वहां से मुड़ जाएगी ऐसे करके, है ना। उसके बाद महासागर तल की आकृति, कई बार देखिए आपने वो सुना है ना गौज और कैनियन घाटी के बारे में, तो आगे समझाऊंगा उसको भी। तो कई बार तल की आकृति भी डिपेंड करती है, मौसमी परिवर्तन भी होते हैं, और प्रचलित स्थायी हवाई पवनें भी होती हैं एरिया के हिसाब से। तो ये चीजें हैं बच्चों, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए बढ़िया तरीके से। अब इसी क्वेश्चन की इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं। एट व्हाट 3 लेवल्स कैन बायोडाइवर्सिटी वी अंडरस्टैंड, मतलब ऑन विच लेवल्स बायोडाइवर्सिटी अंडरस्टैंड, कौन कौन से हैं वो। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है, स्पीसीज है, और इको सिस्टम है। एंड व्हाट आर द ओशन करंट्स, गिव द रीजन ऑफ देयर ओरिजिन। तो क्या है इसके बारे में, सारे पॉइंट आप यहां से इजीली रीड आउट कर सकते हो। ओके बच्चों, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के। बड़े ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया है जीव मंडल निचय किसे कहते हैं, इसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जीव मंडल निचय होते क्या है। ओके, देखिए जीव मंडल निचय यानी कि जीवों के लिए एक आरक्षित क्षेत्र होते क्या है ये। तो विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को ने मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यता प्रदान की है। जीव मंडल निचय क्या है, ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जिसे यूनेस्को ने मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के तहत मान्यता दी है। अब ये करते क्या है जीव मंडल, तो ये बेसिकली कई उद्देश्यों में शामिल होते हैं, इसके कई उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला उद्देश्य होता है संरक्षण, तो ये जीव विविधता और पारिस्थितिक संरक्षण तंत्र का संरक्षण करते हैं। तो जीव मंडल निचय क्या हो गए, जीवों की सुरक्षा करने वाले, ठीक है, और उनके लिए एक अच्छा वातावरण बनाने वाले। दूसरा विकास, तो ये लोग यानी कि जो जीव मंडल है, जीव मंडल निचय, ये पर्यावरण और विकास के मेलजोल को बढ़ावा देते हैं, इको फ्रेंडली काम करते हैं। तीसरा है व्यवस्था, तो अनुसंधान भी करते हैं, देखरेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का भी उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये बातें हैं, ठीक है। चौथा, इसमें क्षेत्र को प्राकृतिक अवस्था में रखा जाता है। जो भी क्षेत्र लाइक मान लेते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो भी क्या है, इसी के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि वो जीव मंडल निचय है जहाँ पे बहुत सारे जीवों को सुरक्षित किया गया है। अब पार्क में ऐसा तो है नहीं कि वहां पे जाके हमने कुछ भी बना दिया है, बल्कि वो प्राकृतिक तौर पे जैसा है वैसा ही रखा है, ठीक है। अब वहां पे सभी प्रकार की वनस्पति, वन, जीव सभी का संरक्षण है। उदाहरण के लिए नंदा देवी, नीलगिरी, सुंदरवन, ठीक है। अब एक चीज देखो, अभी ये तो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, जब पार्ट 2 की वीडियो आएगी ना तो आपको इसमें ये वाला मैप समझाऊंगा अच्छे तरीके से, तो कौन कौन सी भारत की जो प्रमुख चोटियां हैं ये हैं, ठीक है। अभी दिखा दूंगा तो क्या फायदा है, तो ये आपको मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। तो अगली वीडियो को जरूर देखना पार्ट 2 की, जो कि बहुत ही जल्दी आ जाएगी। ओके, चलिए, तो ये जीव मंडल निचय के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। आरक्षित क्षेत्र है, सिंपल सी बात है। उद्देश्य क्या है, संरक्षण करता है, विकास करता है, व्यवस्था करता है, ये चीजें हैं। इंग्लिश में आ जाएगा व्हाट इज द स्फीयर ऑफ लाइफ, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट्स। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है बच्चों पेपर में। संसार में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम में ही क्यों होती है, ठीक है। तो ऐसे कई रीजन है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा वर्षा मासिन राम में ही होती है। सबसे पहला, मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा गंगा के डेल्टा को पार करते हुए हिमालय की गारो, खासी, जयंतु की पहाड़ियों में पहुंचती है। यानी कि जब मानसून आता है तो मानसून जो है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होते हुए गंगा के डेल्टा को पार करके मेघालय की गारो, खासी जनजातियों की पहाड़ियों में पहुंचती है। अब इन पहाड़ियों की आकृति कैसी है, कीप के आकार की। कीप यानी कि जैसे मेहंदी की कीप होती है ना, उस आकार की है, जिसमें वायु को एकदम से ऊंचा उठना पड़ता है।
ठीक है, जैसे मेहंदी हमने देखी है तो उसी प्रकार से ये कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, अब ये जो मानसून आता है तो ये इसकी जो हवा है ना उसको एकदम से ऊपर ऐसे उठना पड़ता है। अब उठना पड़ता है तो भाई इससे भारी वर्षा हो जाती है जो अभी तक की सबसे अधिक मानी गई थी। ठीक है, लेकिन नवीन आंकड़ों के अनुसार चेरापूंजी के पश्चिम में स्थित 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मौसिनराम नामक स्थान पर 1221 सेंटीमीटर वर्षा वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जो कि विश्व में सबसे अधिक है, जो कि भारत में है। ठीक है ना, तो ये चीज है जिसकी वजह से भारत में सबसे ज्यादा मतलब ये जो मौसम है यहाँ पे वर्षा होती है। ओके बच्चों, तो 32 आपको समझ में आएगा ना क्यों होती है वर्षा। आगे इंग्लिश मीडियम में व्हाई डज मौसम रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, तो क्यों करता है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए 3 नंबर के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें 2 क्वेश्चन है हमारे और काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है बच्चों कि हमें भूगोल विषय का अध्ययन क्यों करना चाहिए, यानी कि आप एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आपको आखिर ये विषय पढ़ना क्यों चाहिए, रीजन बताओ। आपके पास में सब्जेक्ट है, आपने क्यों लिया ये सब्जेक्ट, क्यों पढ़ना चाहिए हर एक व्यक्ति को या किसी को भी, तो इसके बहुत सारे रीजन है। कौन कौन से सर जी? देखिए, भूगोल का अध्ययन हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। कैसे? भूगोल के अध्ययन से हमें मानव समाजों में पाई जाने वाली जो विभिन्नता है इसको समझने में आसानी हो जाती है, जिससे कि वैश्विक शांति और भाईचारे की भावना प्रबल होती है। अर्थात मानव समाज में कैसी कैसी विभिन्नता है, क्या अंतर है, ये हम पता कर सकते हैं भूगोल के अध्ययन से। अब जो हमें पता होगा समाज में कैसी भिन्नता है, क्या अंतर है, तो इससे हम वैश्विक शांति स्थापित कर पाएंगे, भाईचारे की भावना स्थापित कर पाएंगे। दूसरा, भूगोल जो है वो हमें भूपृष्ठ की विविधताओं को समझने तथा स्थान व समय के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को पैदा करने वाले कारकों की तलाश करने की योग्यता करता है। सिंपल सी बात है, हमारे भारत क्या पूरे वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। पूरे वर्ल्ड में कहीं समुद्र है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदानी इलाके हैं, कहीं बंजर भूमि है, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है। ठीक है, अब ये जितनी भी विविधताएं हैं भूपृष्ठ पर, इन सभी को समझने के लिए उनके स्थान, उनके समय, उनके रीजन, उसके इतिहास, हर चीज को समझने के लिए हमें योग्यता प्रदान करता है। ठीक है, तीसरा, भूगोल का जो मानचित्र है इसके जरिए हम वास्तविक पृथ्वी को जानने और धरातल पर विभिन्न तत्वों के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित करते हैं। हमारे पास जो वर्ल्ड का मैप होता है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हम समझ पाते हैं कि कौन सी कंट्री किस तरफ होगी, कहाँ पे कैसी नदी है, ठीक है, कहाँ पे कौन सा सागर है। तो भूगोल का मानचित्र हमें बहुत ज्यादा ज्ञान प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब भूगोल में आधुनिक वैज्ञानिक की कुछ तकनीकें हैं, जैसे कि आपसे पेपर पूछा जा सकता है GIS की फुल फॉर्म क्या है, तो भौगोलिक सूचना तंत्र। ठीक है, और संगणक मानचित्र कला, कंप्यूटर कार्टोग्राफी। ठीक है, दूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग, इन सभी के माध्यम से हमने क्या किया है, अपने ज्ञान को, अपनी कुशलता को, अपनी पहुंच को और अच्छा बनाया है, जिससे वर्ल्ड लेवल पे एक अच्छी जो शांति वगैरह है, जो सहयोग है वो बड़ा है। ठीक है ना, तो भूगोल का अध्ययन हमारे लिए इसलिए जरूरी है। अब जरूरी नहीं है बच्चों कि आपको ये चारों पॉइंट लिख देना है, 3 लिख दिया आपने बहुत है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट अगर आप इसमें अपनी तरफ से भी कुछ बातें ऐड करोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 23 के अथवा वाले की। वायुमंडल के संगठन की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो वायुमंडल के संगठन में 3 चीजें शामिल हैं और ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है बच्चों कि वायुमंडल मुख्यतः गैसों, जलवाष्प और धूल कणों से बना है, प्रत्येक की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन से आपके 10+ MCQs भी कंप्लीट होंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले गैसों की बात करेंगे, वायुमंडल में गैसों की बात करेंगे। वायुमंडल की गैसों का अधिकांश भाग जो है ये नाइट्रोजन का है। वायुमंडल में अधिकांश गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन। कितनी परसेंट, 78.8%। ठीक है, ऑक्सीजन जो है ये पाई जाती है 20.95। ठीक है, लेकिन वेट अ मिनट, अगर ये 20.95 है, हाँ ठीक है 20.95 है, बाकी कुछ और मुख्य गैसें हैं जैसे कि CO2 है, आर्गन है, ओजोन वगैरह है। ठीक है, अब हर एक गैस का अपना अपना एक महत्व है, हर एक गैस का अपना अपना एक लेवल है। ठीक है, इसीलिए जो गैस जितने अनुपात में है, ऑक्सीजन इतने अनुपात में है, नाइट्रोजन इतने अनुपात में है, तो वो उतने ही अनुपात में बनी रहने चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लेते इमेजिन करो, अगर जो ऑक्सीजन है वो पृथ्वी से
केवल और केवल हमारे पूरे वायुमंडल से केवल 2 मिनट के लिए गायब हो जाए, इमेजिन करो 2 मिनट के लिए गायब हो जाए, तो क्या होगा? आपको क्या यार ये 2 मिनट में क्या ही होगा, हम तो चलो सांस, हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी तकलीफ होगी ज़्यादा ज़्यादा, और क्या होगा। लेकिन ये सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं है। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनको अगर 1 मिनट भी ऑक्सीजन नहीं मिली तो उनकी डेथ हो जाती है। ये तो बहुत ही छोटी बात बताई मैंने। पृथ्वी का हमारा जो आंतरिक क्रोड है ना, सबसे बाहरी इलाका, ठीक है ना, सबसे भीतर का इलाका, अगर वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंची अच्छे से तो वो फट सकता है। पूरी पृथ्वी ना दरारें पड़ जाएंगी पूरी की पूरी पृथ्वी में, ठीक है, अगर ऑक्सीजन वहां पे नहीं मिली। और भी बहुत सारी चीजें हैं वायुमंडल में, क्या नाम है, बादल होते हैं, वो आपस में टकराएंगे और एक ऐसी बिजली उत्पन्न करेंगे कि पृथ्वी जीना मुश्किल हो जाएगा अब लोगों का। ऐसे बहुत सारे इसके इफेक्ट होते हैं। सिर्फ मैंने 2 मिनट की बात की है, और सोचो अगर ये घंटों भर के लिए गायब होगी तो दुनिया खत्म। ठीक है, आपको लगता है कि आप सांस ले लोगे 2 मिनट में, और नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये आप तक सीमित नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड तक सीमित है। ठीक है, ये तो चलिए एक फैक्ट की बात हो गई। आगे बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि है जलवाष्प। तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जलवायु पर निर्भर करती है, यानी कि वायुमंडल में जलवाष्प जो है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है। गर्म जलवायु है तो जलवाष्प ठीक ठाक नहीं होगा, ठंडी है तो जलवाष्प ज़्यादा होगा। इस प्रकार से जलवाष्प सूर्य ताप का कुछ भाग सोख लेती है और पृथ्वी से उत्सर्जित ताप को ग्रहण करती है। देखिए जलवाष्प होता क्या, पहले तो जल जो है जब वाष्प के रूप में ऊपर जाके मौजूद हो जाता है हमारे वायुमंडल में, उसको जलवाष्प बोलते हैं। अब यही जलवाष्प क्या करता है, सूरज से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें हैं उनको सोख लेता है और पृथ्वी से जाने वाले ताप को। इसी वजह से जो हमारा पृथ्वी का सतह है वो अधिक गर्म भी नहीं होता है और जल्दी ठंडा भी नहीं होता है, इस चीज़ से। अब धूलकण की बात आ जाती है, तो भाई धूलकण बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे वायुमंडल के लिए। क्यों? क्योंकि धूलकण आर्द्रता को ग्रहण करने के लिए केंद्रक के रूप में कार्य करते हैं और मेघों का निर्माण करते हैं। सर जी 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा आपका कि धूलकण की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले धूलकण आर्द्रता को ग्रहण करते हैं और ये आर्द्रता ग्रहण किए हुए कण केंद्रक के रूप में कार्य करते हैं और फिर ये जाके मेघों का निर्माण करते हैं, और यही मेघ जब आपस में टकराते हैं तो घनघोर वर्षा होती है। इसीलिए धूलकणों का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो कई सारी चीजें आपको समझ में आ गई ना कि वायुमंडल में गैसों जलवाष्प का क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद वाई शुड वी हैव टू स्टडी द जियोग्राफी सब्जेक्ट, तो आप क्यों पढ़ते हो इसको, ये रीजन है आपके इसको पढ़ने के। ठीक है, एंड देन सेकंड क्या था कि एक्सप्लेन ब्रीफली द कंजप्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का कंजप्शन क्या होगा, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, तो आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको गैसेस के बारे में बताना है, फिर वाटर वेपर के बारे में बताना है, एंड देन आपको डस्ट पार्टिकल्स के बारे में बताना है। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 11th के अपने ज्योग्राफी के यानी भूगोल के फाइनल के एग्जाम के लिए जो तीसरा वाला सैंपल पेपर था बच्चों, इसके पार्ट 1 को तो यहाँ पे पूरा कर लिया है और आशा करता हूं कि खंड का, खा और गा अच्छे समझ में आ गया होगा। अब जो बच गया है खंड नंबर घा, जिसमें 5 नंबर के 5 क्वेश्चन है, अथवा अगर मिला दें तो 8 बन जाते हैं। ठीक है, और 5वें खंड में एक वर्ल्ड मैप है, एक इंडिया मैप है, 5-5 नंबर के। तो इन सभी को आपको मैं आने वाली जो सेकंड वीडियो होगी हमारी इसी पेपर की, पार्ट नंबर 2 की, उसमें समझा दूंगा। तो पार्ट 2 काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और एक चीज कहूंगा आपके लिए, हम जो भी सैंपल पेपर, जो भी आपके लिए PYQ, जो भी मैप, ठीक है, जो भी MCQ, इवन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, उन सभी की एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है ना, ज्योग्राफी फाइनल एग्जाम सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर के नाम से। तो आई बटन में उस प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे रहा हूं। कोई भी वीडियो, इवन एक सिंगल वीडियो भी मिस हो गई हो तो यहां से आप जाके देख लेना और चेक भी कर लेना, क्योंकि कई बार नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो क्या पता मिस हो गया हो, तो देख लेना वहां से जाके। ठीक है, बस बच्चों यही थी आज की वीडियो और एक इंफॉर्मेशन। अब आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देके जाना। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में, इसी पेपर 3 के पार्ट 2 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।